नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब वो दिन दूर नहीं जब पौराणिक कथाओं के हथियार ब्रह्मास्त्र की तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल तकनीक में किया जाएगा और पुष्पक विमान के सिद्धांत को वैज्ञानिकों को नए आविष्कार में मदद करने में उससे मदद मिलेगी। दरअसल डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दोनों मिलकर वेद के विज्ञान को तकनीक में शामिल करने का समझौता कर चुके हैं। खबर यह है कि तिरुपति ट्रस्ट वेदों के अनुवाद को डीआरडीओ को मुहैया कराएगा, जिसके बाद डीआरडीओ की मिसाइल बनाने वाली शाखा आरसीआई वेद की तकनीक को अपनी कसौटी पर परख कर इस्तेमाल करेगी। इसी मुद्दे पर आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वेदों के विज्ञान से भारत बनेगा सुपर पावर। सवाल यह भी है कि वेद की खूबियों को अब तक क्या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। अहम सवाल यह भी कि क्या वेदों की मदद से डीआरडीओ अब मिसाइल बनाएगा। इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बातें कही थी, तभी से लगने लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी आज के विज्ञान में वेद शास्त्रों की उपयोगिता को लेकर कितने गंभीर हैं। उनकी बातों का असर अब डीआरडीओ और तिरुमला तिरुपति देव संस्थानम के नए समझौते में साफ देखा जा सकता है। डीआरडीओ और टीटीडी दोनों मिलकर वेदों की मदद से मिसाइल टेक्नोलॉजी में नई संभावनाएं तलाशने जा रहे हैं। मेरी समझ से वैदिक साइंसेज बहुत ही परफेक्ट विज्ञान रहा है। उसने मानव से जुड़े हुए हर शास्त्र को, हर ज्ञान को उसने अप्रोच किया है, उसको अध्ययन किया गया है और उसके विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। वेदों के विज्ञान को आज के विज्ञान के साथ जोड़कर समझने और परखने की पूरी जिम्मेदारी हैदराबाद में मौजूद डीआरडीओ के ही रिसर्च सेंटर आरसीआई को दी गई है, जो मिसाइल तकनीक को मुहैया कराती है। इसके लिए तिरुपति ट्रस्ट का श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय वेदों का अनुवाद करके डीआरडीओ को रिसर्च मुहैया कराएगा, जिसके बाद डीआरडीओ वेद के विज्ञान को मिसाइल तकनीक में इस्तेमाल करेगा। हम आज का हमारा जो ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी हमें जानते हैं हमारे पास है, और जो वर्णन पहले किया गया है, दोनों को हम आपस में तोल के देखें और देखें कि कहां पे हम उसमें से कुछ निकाल सकते हैं और जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरी हर उस आदमी से ये विनती है जो अध्यात्म, धर्म और ये सब मिलाने की कोशिश करता है, और हाथ जोड़ के ये विनती है कि इन दोनों को अलग अलग रखो। हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी आज दुनिया में साख साइंस की वजह से है, और इस साइंस की साख को बरकरार रखने के लिए दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या तर्क संगत वैज्ञानिक युग में वेदों पर भरोसा करना सही है। सरकार वेद की तकनीक को लेकर कितनी गंभीर है, उसकी बानगी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस बयान में भी दिखी, जब वो तिरुपति में वेद पाठशाला का उद्घाटन कर रहे थे। I am glad to know that it has entered into memorandum of understanding with RCI, DRDO for conducting scientific research in association with eminent scientists. It has also established Center for Veda Science Research for promoting research in Vedas under the enlightened care of scientific institutions. अब सवाल यह है कि अगर वेद का विज्ञान तकनीक रूप से इतना समृद्ध है, तो क्या वेद की खूबियों को अब तक जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ऐसे में सरकार की इस पहल का विरोध क्या जायज है। सवाल यह भी है, क्या वेदों के विज्ञान से भारत बन जाएगा सुपर पावर। दिव्या अग्रवाल के साथ शैलेश कुमार, दिल्ली न्यूज 24। और इस लिहाज से तो अब तक हमें सुपर पावर बन जाना चाहिए था। जिस तरीके से हमारे पास ये तमाम जानकारियां पहले से हैं, जो अब दावे किए जा रहे हैं वेद के जरिए। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुकेश नायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सरोज बालाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास में, और सीवी देवगन साहब हमारे साथ हैं, देश के मशहूर वैज्ञानिक। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही है
इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है, जरा पहले वो समझाइए। कोई सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले जरा ये समझाइए, ये जो वेद के जरिए अब आप तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉजिक ये है कि दुनिया की तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बहुत सारे लेटेंट सोर्स ऑफ नॉलेज थे। भारत में एक अच्छाई यह है कि वो कंटिन्यूम बना हुआ है और ऐसी कई सारी चीजें थी जिन्हें हम उपयोग कर सकते थे और उपयोग करके टेक्नोलॉजी में अपने को आगे ला सकते थे। संयोगवश कॉलोनियल माइंडसेट के प्रभाव के चलते हुए पिछले 68 सालों में आजादी के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाए और यह बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। जैसे याद करिए, वैदिक गणित का विषय आया था, हर एकदम हाहाकार मच गया, भगवाकरण कर रहे हैं, भाई गणित कहां से भगवा हो जाती है। मगर जब विदेश की 20 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे भी शामिल थे, जब वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तब हम मानते हैं हां जी तब ये ठीक है। आयुर्वेद, हेल्थ साइंस बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। इतना स्ट्रक्चर हेल्थ साइंस दुनिया किसी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, मगर वही 50-60 साल पहले हम उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये जड़ी बूटी से कोई इलाज होता है क्या, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन खाओ। आज हम क्या करने लगे, नहीं हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। तो ये जो एक गुलामी दास्ता की मानसिकता थी जिसने ज्ञान के उन शानदार स्रोतों से हमको वंचित रखा, अब वो 21वीं सदी में समय आया है कि जब हम उन स्रोतों का प्रयोग करें और अपना ही नहीं विश्व के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करें। इसमें मैं निश्चित रूप से सरकार का यह प्रयास, तिरुपति स्थान का यह प्रयास सराहना के योग्य है। सीवी देवगन साहब, आपसे मेरा सवाल है, वैज्ञानिक है, आपका क्या नजरिया है? सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही तफसील से बातें रखी हैं सबके सामने। जो चीज सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताई है वो अपने आप में तो बहुत कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसको रियलिटी में चेक करेंगे, वेद कोई ऐसा चीज नहीं है जो किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक सोसाइटी के पास पड़ा रहा हो और उसको किसी दूसरे को देखने ना दिया गया हो। अगर कॉलोनियल माइंडसेट था लोगों का, लेकिन उसके अलावा भी तो कितने लोग थे जो वेदों को पढ़ रहे थे जी। उन्होंने तो किसी ने इसको देख के कोई चीज नहीं बनाई नहीं। उसको देख के अगर हम लोग ये माने कि अगर वेद में कुछ छुपा हुआ है और उसको हम लोग अभी रिसर्च करके उसमें से निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि गणेश जी जो है वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो हुए। मिथक और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। कहने को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ये चीजें होती हैं हमारे पास तो आज तक हम इन लोगों को इस चीजों को कर चुके होते। ये ऐसा नहीं है कि अब तिरुपति संस्थान जो है वो किसी तरह से उसकी कोई बपोती नहीं है वेद जिसमें वो हमें रिसर्च करके बताएंगे कि क्या करना है हम लोगों को। हमारे पास इतने वेद के ज्ञाता लोग हैं जो तिरुपति संस्थान से बाहर भी होंगे, तो उन्होंने आज तक तो ऐसा रिसर्च करके कोई चीज नहीं बना दी। अगर अब्दुल कलाम जी अगर रिसर्च इतना नहीं करते और मिसाइल मैन नहीं कहलाते, तो उन्होंने तो कहीं वेद से कोई रेफरेंस नहीं लिया। वो तो प्योर जो फिजिक्स के जो लॉ हैं उनको लेके उन्होंने मिसाइल को डेवलप किया। और अगर वेद हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, तो मेरे हिसाब से तो हम लोग उस समय बहुत बढ़िया युग में जी रहे थे। अब हम लोग पाषाण युग में आ गए, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। कोई टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास। ये उल्टा ही बिल्कुल कांटा घूम गया है। मैं सरोज बालाजी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मुकेश नायक जी से इसी पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जिस तरीके से इस पूरे मामले में दलील दे रहे थे, उससे तो ये लगता है कि आप लोग शायद वेद को समझ ही नहीं पाए। फिर नहीं, वो जो दलीलें दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है और मैं उससे सहमत हूं। देश को हम ही लोग समझ पाए हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि धनुर्वेद में जिस तरह की शस्त्र विद्या का वर्णन है, और धनुर्वेद के मंत्रों में तो ये भी कहा गया है कि भविष्य में जितनी भी एटॉमिक वीपन्स हैं उसको फ्रीज करने की मंत्रों में क्षमता है। अब ईश्वर जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन 112 साल पहले जब राइट बंधुओं ने पहला विमान उड़ाया, और उसके पहले जब पुष्पक विमान की, शकुना, सुंदरा, रुक्मा और त्रिपुरा विमान की वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में जिस तरह की चर्चा है उसको काल्पनिक लोग मानते थे। लेकिन 112 साल पहले राइट बंधुओं ने जब उस पूरे विज्ञान को मूर्त रूप दिया और विमान उड़ाया, तब लोगों को लगने लगा कि ये बातें काल्पनिक नहीं है। रामचरितमानस में ये कहा है कि लंका के युद्ध के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से लौटे थे, और रावण के पास जो पुष्पक विमान था ये कुबेर के पास था। उनके जो चचेरे भाई थे रावण के, उनसे छीना था रावण ने वो पुष्पक विमान।
वो अत्याधुनिक था और उसकी टेक्नोलॉजी की विस्तृत चर्चा कंब रामायण में है। और जो हमारा जो पूरा वैदिक वांग्मय है, जिसमें हमारा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके नीचे जो शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण, सांख्य, योग, दर्शन, कर, मीमांसा, उपनिषद, पुराण और शास्त्र, यानी जिन 27 क्षेत्रों से पूरा वैदिक वांग्मय बना है, इन 27 क्षेत्रों को मनुष्य के रूप में भी देखा जाता है कि ये पूरा का पूरा एक मनुष्य का शरीर है, उसकी बुद्धि है, उसका हृदय है, उसकी विचार प्रक्रिया है, पूरा वैदिक वांग्मय। तो आप इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? क्योंकि ये वेद अगर ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूं। मुकेश नायक जी, छोटे में जवाब दीजिए। फिर तो सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं ना फिर कि हाँ, वेद के जरिए हम नई तकनीक इजाद कर सकते हैं, मिसाइल वगैरह? अरे ये लोग कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं, हमारी पूरी ऋषि परंपरा ने ये बात कही है और ये लोग भी ठीक बात कह रहे हैं। तो आप कहां थे फिर? सुधांशु त्रिवेदी को जब याद आ रही, ये चीजें याद आई कि अब हम कर सकते हैं, वेद के जरिए सब अनुसंधान कर सकते हैं, आप लोगों ने फिर क्यों नहीं किया? फिर तो आप लोगों ने गलत किया। इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया आप लोगों ने, 6.5 दशक तक। क्यों भूले रहे फिर वेद को? देखिए, वेद की जो ऋचा है वो श्रुतियां हैं और श्रुति से श्रुति तक प्रवाहमान जो ज्ञान की अनंत धारा है वो वेद है। इसलिए वेद की ऋचा को चेतना का स्पंदन कहा जाता है, प्रकृति का नियम कहा जाता है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है, ऋतंबरा प्रज्ञा काल में जाता है, तो चेतना के जिन स्पंदनों को अनुभूत करता है वो। मैं ये पूछ रहा हूं तो फिर क्यों वेद को आप भुला बैठे थे? आप उल्टा सीधा प्रश्न कर रहे हैं। मैं नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं, आप सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी वालों को अब ये चीज याद आई है, आपने क्यों नहीं कर दिया फिर? ये वेद को क्यों आप भूल बैठे थे? कोई भी काम कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर अगर वो अच्छा काम है करता है तो उसको अच्छा कहेंगे ना। आप तो बहुत ही बेकार किस्म का प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, आप जो जवाब दे रहे हैं सर, वो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। वेद को क्यों भूले बैठे थे फिर आप? जब आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो सरकार पहल करने जा रही है, तो ये आपको करना चाहिए था। इसका मतलब देश को आप लोगों ने गुमराह किया। फिर वेद की बातों को आप आगे बढ़ाते, सबसे ज्यादा वक्त तक आप लोगों ने इस देश में शासन किया। सरोज बाला जी, हाँ, क्यों भूले बैठे रहे फिर हम वेद को? मुकेश नायक जी की बात को आई थिंक मैं तो मुकेश नायक जी की बात को ऐसे कहूंगी कि हर एक चीज का कोई समय होता है, आता है। तो ये बड़ा विज्ञान का विषय है। हम बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में ना पड़े, जैसे मुकेश जी ने अच्छा किया, उस झगड़े में नहीं पड़े। वेद का मतलब क्या है? विद दैट विच इज नोन, जो जाना गया वो कंपोज कर दिया गया, वो नॉलेज की कंपाइलेशन वेद है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वेद कोई आस्था, धर्म या वो फिलॉसफी नहीं है। वो तो कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज है, हर तरह की साइंस की, हर जीवन से रिलेटेड हर तरह के विषय की। वास्तव में ये बात सही है कि बहुत हम परतंत्र रहे 500 वर्ष के करीब, और वेद को अपने अपने कोने में लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। अगर आप देखें कि मार्केट में अभी भी 4 तरह की ऋग्वेद की ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। कोई उसको धर्म के, प्रेयर के हिसाब से इंटरप्रेट करता है, कोई सिर्फ यज्ञ के हिसाब से करता है। अभी बहुत सख्त जरूरत है कि हम वेदों को लें और उनको वैज्ञानिक ढंग से इंटरप्रेट करें। आप ये मानेंगे कि मिडल में जब पिछले 500 वर्ष में हमारे पास हमारा रूल ही अपना नहीं था, हम प्रमोट ही नहीं कर सकते थे। साइंटिफिक नॉलेज इंडिविजुअल चैम्बर में नहीं होती, उसके लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मुकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जो नॉलेज है, वो नॉलेज है, उसको एक्सप्लोर किया जाए, समझा जाए, जाना जाए। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि DRDO के साथ मिलके देवस्थानम, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, वो एक, मेरी ये भी गुजारिश होगी कि वो एक बिल्कुल पुरानी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं कराएं। कई ट्रांसलेशंस हमने देखी हैं। मैंने खुद ये देखा है कि किसी श्लोक को लेके अगर आप डिक्शनरी को लेके बैठो और वो अल्टरनेटिव मीनिंग देखो और फिर आपके दिमाग में साइंस की कोई नॉलेज है तो आप उसको बिल्कुल अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और वेदों में सबसे पहले हमारे इतने मशहूर वैज्ञानिक कोठारी जी ने बार बार ये कहा था कि हम भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी की या हीनता की भावना पे दुख या अफसोस क्यों करते हैं।
जब हमने उनको अपने प्राचीन समय के वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी ही नहीं दी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि एपीजे कलाम जी ने भी जब अपना वो बताया, आप उनकी बुक पढ़िए विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने कैसे डिटेल में ये सब दिया है कि पुराने हमारी बुक्स में और उनमें कैसे क्या क्या नॉलेज है जिसको हमें निकाल के जानने की और लोगों के आगे रखने की आवश्यकता है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, तो फिर हम लोग ये करोड़ों अरबों रुपए जो सरकारी खजाने का है वो विदेश से तकनीक लेने पर या उनसे हथियार खरीदने पर या उनसे मिसाइल खरीदने पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है। निश्चित रूप से इस धारा को बदलने का ही तो एक प्रयास है जो शुरू होगा और एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे कि यह धारा पलटती नजर आएगी। जैसे अभी देवगन साहब ने एक बात कही थी, उससे मैं निकालना चाहूंगा कि भाई अगर इतना सब कुछ ज्ञान था तो इसका मतलब हम लोग उस समय अच्छे युग में थे, अब अंधकार युग में जी रहे थे। बिल्कुल मैं ये बात कहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पश्चिमी जगत में वेदों का सबसे पहले अध्ययन किस देश के लोगों ने किया? जर्मनी, शोपेनहावर, और उपनिषदों का अनुवाद करने वाला शोपेनहावर और मैक्स मूलर। अब ये बताइए, क्या ये महज संयोग ही था कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में जितने भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट देने वाले हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग से लेके सबके सब जर्मनी के ही हुए? और आप लोग जानते होंगे कि रॉकेट साइंस में जो सबसे मतलब जिनको पितामह की दर्जा दिया जाता है वो वर्नर बॉन को दिया जाता है, जो कि जर्मन थे। उनके गुरु जो माने जाते हैं, जो हेनरिक ओवरिच, एक बुक है चैरियट्स ऑफ गॉड, जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्नर बॉन ने ये बात कही है कि हेनरिक जो थे उन्होंने वेदों को स्टडी किया और बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में जिसको वो नहीं समझ पा रहे थे उसको उन्होंने समझा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सत्य था। जैसे पैथागोरस थ्योरम है, जी। अरे भाई वो बोधायन प्रमेय के रूप में शुल्ब सूत्र में 8 शताब्दी पहले से लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में, और अंग्रेजों के आने से पहले मैकाले शिक्षा पद्धति से पहले बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ाई जाती थी। नहीं तो सीवी देवगन साहब, तो क्या जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर किया गया? त्रिवेदी जी इन चीजों का रेफरेंस दे रहे हैं। चैरियट्स ऑफ गॉड जो जिस ऑथर ने लिखा था, वो ऑथर जो है वो साइंस फिक्शन में ज्यादा मशहूर है रादर देन साइंस, प्योर साइंस की बात में। अच्छा, ना कोरी कल्पनाएं जो जिसको हम गल्प कहते हैं। दूसरी बात हम लोग ये कहते हैं कि जो हम लोग जिनको गॉड ऑफ रॉकेटरी बोलते हैं वो वॉन ब्राउन नहीं थे, वो इसलिए थे कि उन्होंने V2 रॉकेट का आविष्कार किया था जो मिसाइल के लिए यूज हुआ था। लेकिन रॉबर्ट गोडार्ड और टाइकोस्की जो रशियन जो हमारे थे जिन्होंने रॉकेटरी का इजाद किया था, उसको उनको कोई नहीं जानता है। सिर्फ आप एक नाम लेने से आप नॉलेजेबल नहीं हो जाते हैं। पहली बात यह है कि रॉकेटरी जो है, अगर मिसाइल में अगर कोई कंट्री जो है वो IRBM, ICBM बना लेती है, क्या उन्होंने वेद पढ़े थे? अगर उन्होंने वेद पढ़ लिए थे तो हमारे यहाँ वो लोग कहाँ गए जिन्होंने वेद पढ़े थे और उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाए? बताइए, क्या किसी गवर्नमेंट का काम है वेद पढ़ना? पहली बात। और साइंस कभी भी, सरोज बाला जी, साइंस कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होके नहीं होती है। जितने भी आविष्कार आप देखेंगे एक इंडिविजुअल ने ही किए हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल किसी चीज को पढ़कर अगर उसको प्रैक्टिकल यूज में ला रहा है तो वो अपने आप लेके आएगा, ऐसा नहीं है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, फिर आता हूं मैं सरोज बाला जी आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए जी, मैं देवगन जी की बात का भी उत्तर देता हूं। मैं प्योर साइंस का उदाहरण देता हूं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया और उनके एक मित्र थे फिट्जेक कैप्रा, जो कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। फिट्जेक कैप्रा ने एक किताब लिखी है द अनकॉमन विजडम, उसमें पेज नंबर 41 और 42 पे पढ़ लीजिए। इसमें वो जवाब नहीं आ रहा जो मैंने पूछा है कि ये कहा कि वॉन ब्राउन थे या टाइकोस्की या रॉबर्ट गोडार्ड थे, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे। और वो जिन्होंने चैरियट्स ऑफ गॉड, जिन्होंने, सर एक मिनट सुन लीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स देना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स देने के लिए बहुत इजी है। किताब और उसका पेज कोट सर आपने रेफरेंस दिया चैरियट्स ऑफ गॉड्स का, पेज कोट करके दे रहा हूं। वो एरिक वॉन डैनिकन ने लिखी है जो एक साइंस फिक्शन में माने जाते हैं। सर उस किताब पे आपका मत अलग, हमारा मत अलग, मैंने मान लिया। अब उसको छोड़ दीजिए उस किताब। सर आपने रेफरेंस दिया, आपने उसको छोड़ रहे हैं, आप इसमें मैं क्या करूं? ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया। आप साइंस में बात कीजिए, अगर साइंस में बात कर रहे हैं। अब टाइकोस्की ने जो रॉकेटरी के हमें सिद्धांत दिए वो कहीं वेद से नहीं आए हैं। वो रॉबर्ट गोडार्ड ने जो पहला रॉकेट उड़ाया, बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। चलिए कर लीजिए आप, मुझे बोलने नहीं चलिए देंगे। चलिए। हाँ, अब आइए, फिट्जेक कैप्रा की बुक पढ़िए अनकॉमन विजडम। उसमें उस फिट्जेक कैप्रा कहता है कि हाइजेनबर्ग ने उसको ये बताया
कि 1929 he visited India and have a detailed discussion with Gurudev Rabindranath Tagore on Vedantic philosophy, and after that quote unquote में हाइजेनबर्ग कहता है the entire concept of interconnectedness, relativity and uncertainty which I was unable to comprehend, I got a vision. ये किताब और पेज नंबर मैंने आपको कोट कर दिया। तो सर वो तो टैगोर जी फिर हमें रिलेटिविटी का टैगोर जी हमारी डिस्कशन इसी किताब पे है या हम ये जानना चाहेंगे? क्यों हमें रिलेटिविटी दिया? छोटा सा टैगोर जी देते हैं, छोटा कमेंट उसका, ये तो मैं रेफरेंस कहीं ये से भी किताब दे दूं। हमारी डिस्कशन का विषय नहीं। बोलिए, आप जो कहना चाह रहे हैं बोलिए जल्दी से। हाँ, तो देखिए जो ये अपना देवगन जी ले रहे हैं वो एक एक्सट्रीम ले रहे हैं, सुधांशु जी ले रहे हैं वो दूसरी एक्सट्रीम है। सत्य कहीं बीच में हुआ करता है हमेशा। ये किसी का मानना, मेरा इतनी लंबी, हम बहुत वेद बहुत बड़ी अथाह नॉलेज का भंडार है। हम नहीं कहते कि हम उसमें उसके थोड़े से ड्रॉप्स तक पहुंचे हैं अभी, मगर जो भी हम अभी तक कर पाए हैं ये कंक्लूजन बिल्कुल साफ है कि वहां पे बेसिक्स ऑफ नॉलेज थी। लास्ट होलोसीन के बाद, जब हिमयुग के बाद ये समय शुरू हुआ 9000 वर्ष पहले से जब वेदों की कंपोजिशन शुरू हुई। चलिए आप तो डिटेल में बताना चाह रही सरोजी, माफी के साथ बीच में ब्रेक के बाद मैं आपको मौका दूंगा। मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा, आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल फिर ये भी होगा, जो एक और लॉजिक दिया गया था कि गणेश जी के सूंड की जब बात होती है वो दरअसल जेनेटिक साइंस की वजह से हुआ, उस वक्त जो सूंड लगाने की बात सामने, मैं उस पर भी जवाब लूंगा। क्या तर्कसंगत विज्ञान के युग में वेदों पर इस लिहाज से भरोसा ठीक है कि अब हम उसी आश्रय रिसर्च करेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सरोज बालाजी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदांत में डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ सीवी देवगन साहब भी मशहूर वैज्ञानिक इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सरोज बालाजी, सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, बहुत सारी बातें कहना चाह रही थी लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए जरा। क्या अवैदिक मंत्रों से हिंदुस्तान बनाएगा मिसाइल? मैं इसका जवाब अवश्य देना चाहूंगी। ना तो ये कहीं किसी इस एग्रीमेंट में जो आज का आपका विषय है डीआरडीओ के साथ, ना तो ये कहा गया कि वैदिक मंत्रों से मिसाइल बनेगा, ना ये आज का विषय है। मैं ये भी कह दूं, डीआरडीओ और देवस्थानम ने आपस में एमओयू ये किया है कि वो वेदों से साइंटिफिक नॉलेज उपलब्ध कराएंगे और डीआरडीओ उसको डेवलप करेगा। और ना मैं इस बात से सहमत हूं कि हम तब स्वर्ण युग में थे, आज हम पाषाण युग में हैं। ये तो नेचुरल डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट है सोसाइटी की, जो पिछले 9000-10,000 साल से, जब से ये नूतन युग शुरू हुआ, हो रही है। ठीक है। जब वेदों की रचना हुई तो वो ओरिजिनल नॉलेज बहुत प्रोफाउंड नॉलेज थी। उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की और मेडिसिन की, हर्बल बेस सब जो नॉलेज दी है वो बहुत प्रोफाउंड नॉलेज है। वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो लिखे गए हैं, उनमें नॉलेज है, इतनी कंपाइलेशन है और वो आज तक डेवलप होती रही है। अगर आप देखें कि ऋग्वेद की जो लैंग्वेज भी है और उसके जो कंटेंट है, उसके बाद रामायण तक और डेवलप हो गए, महाभारत तक और डेवलप हो गए, आज और डेवलप हो गए, ये ऐसे चल रहा है। मैं आपको 3 उदाहरण अवश्य देना चाहूंगी जल्दी में। ऋग्वेद के 10वें मंडल 189 सर्ग और 1 नंबर श्लोक में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि चंद्रमा अपनी माता समान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी अपने पिता समान सूर्य के चारों ओर घूमती है। इतना धमाका पिछली बार हुआ था जब ये बात कह दी गई थी। एक श्लोक लिखने का ढंग है, उस ढंग को समझो। ये नहीं है कि जो आज आपका तरीका एक्सप्रेशन का है वही तरीका ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, ऋग्वेद के 1 मिनट, ऋग्वेद के पहले मंडल में साफ दिया है कि सूर्य की किरणों के 7 रंग हैं। और एपीजे कलाम जी ने अपनी विंग्स ऑफ फायर में साफ लिखा है कि जब वो नासा में पहली बार गए तो नासा के रिसेप्शन गेट पे इतनी बड़ी पेंटिंग देख के हैरान हो गए, क्योंकि वहां लिखा था कि सबसे पहले वॉरफेयर रॉकेटरी कहां देखी गई, वो टिप्पू सुल्तान ने वॉर में यूज की थी। तो ये एपीजे कलाम जी ने। वैज्ञानिक जानबूझकर इन बातों को इग्नोर करते रहे या फिर पूर्व की सरकारें? वैज्ञानिक जानबूझ के इग्नोर क्यों करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और मुझे कोई चीज बनवानी है तो मैं उसको बनाऊंगा। और ये विज्ञान की प्रगति के लिए हमेशा यही सबसे पहली चीज रही है, क्योंकि विज्ञान कभी ना तो किसी सरकार या ना किसी सोसाइटी के दबाव में उसने काम किया है। अगर हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये जितनी भी हमें नॉलेज दी है, अगर ये सब किसी चीज के अंडर रहते तो आज हम लोग ये बातें ही नहीं कर रहे होते, हम इस चैनल में नहीं बैठे होते या इस कैमरे के सामने नहीं बैठे होते, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती। तो वैज्ञानिक जो है वो अपने दिमाग से काम करता है और
किसी दबाव के अंदर ना आते हुए काम करता, जो उसको जो नॉलेज जहां से लेनी है उससे नॉलेज लेके वो लोग अपना काम, उस नॉलेज को इकट्ठा करके उसको काम खत्म करते हैं। और ये कहना कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, आज मुझे जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं जो वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, एक मुझे कोई अपने डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल अगर मुझे दे दे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो मैं आज ही आपसे हार मान जाऊंगा कि भाई आपने जो कह दिया वो मैं मानूंगा। क्योंकि विज्ञान का मतलब यही है कि आप किसी चीज को क्वेश्चन करना कभी मत छोड़ो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो रिलीजन में चले जाएंगे, क्योंकि रिलीजन में आपको जो किसी ने बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा और वो सदियों सदियों आप मानते चले जाएंगे। तो क्या इससे अंधविश्वास बढ़ेगा जिस तरह की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, देवगन जी ने अच्छी बात कही कि एक उदाहरण दिया जाए तब साइंटिफिक चीज प्रूव होती है। सरोज बालाजी ने कहा, उसी से आगे बढ़ाता हूं। ये बताइए, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन निर्धारित करता है? जो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है। आप पंडित जी से पंचांग में पूछ लीजिए, कभी दिन तो छोड़िए, आवर्स और मिनट्स में भी चेंज आता है। अखिलेश जी, एक मिनट में इसका जवाब देना चाहूंगा। सेम राजनाथ सिंह जी ने, जबकि अखिलेश जी जवाब दीजिए। अरे भाई, राजनाथ सिंह जी ने बोलने क्यों नहीं देते मान्यवर? जब आप बोलते हैं तो मैं शांत रहता हूँ। मुझे अखिलेश जी ने बोला है। सुन लीजिए सुधांशु जी, आप एंकर नहीं है। अच्छी बात बता रहे हैं, आप एंकर नहीं है सुधांशु जी। नहीं, सुधांशु जी अपनी बात रखिएगा। एक बात बस इसमें जोड़ना चाह रहे हैं देवगन जी, उन्हें जोड़ दीजिए। राजनाथ सिंह जी एक कॉलेज की एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने बोला कि ये हमारे पंडितों ने बता रखा है कि कौन सा ग्रहण कितने बजे पड़ेगा और हमें सबसे पहले पता है, नासा वाले तो बाद में बताते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब शुक्र ग्रह सूर्य के सामने आता है, ये किस पंडित ने हमें बता दिया आज तक? ये अगर सुधांशु जी मुझे आज तक बता दे, क्योंकि चंद्र का सूर्य के आगे आना अशुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन किसी पंडित को ये नहीं पता कि जब शुक्र ग्रह सूर्य के सामने आएगा, कब आएगा, कितने बजे आएगा, तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, सुधांशु जी अपनी बात मैं बीच में जवाब देना अवश्य चाहूंगी इस बात का। दो एक मिनट दीजिए, क्योंकि बड़ा एक मिनट का जवाब मैं देना चाहूंगी साइंटिफिकली। मैं साइंटिफिकली जवाब देना चाहूंगी इसका। देखिए, ये बात तो बिल्कुल, ये इससे बड़ी इग्नोरेंस कोई हो नहीं सकती जो ये समझता है कि एंशिएंट टाइम में वेदों में उनको हर एक ग्रहों की मूवमेंट नहीं मालूम थी। आप पहले वैदिक एस्ट्रोनॉमी निकाल के देखिए और सुनिए। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये दो कोपरनिकस और गैलीलियो ने बता दिया धरती गोल है, ग्रहण हो गए। आप जाइए आर्यभट्ट पे, आप वेदों पे मत जाइए। आर्यभट्ट तो 5th सेंचुरी एडी के थे। 5th सेंचुरी एडी में आर्यभट्ट ने पूरी थ्योरी दी कि नहीं दी? उससे पहले इराटोस्थीनीज ने 300 BC में ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। चलिए सुधांशु जी को बोलने दीजिए भाई, आप लोग उनको बोलने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संस्कृत का शब्द ही भूगोल है मैडम, कहते ही भूगोल है। ठीक है, सुधांशु जी को सुनिए पहले। पृथ्वी के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात, फिर मैं मुकेश नायक जी के पास जाऊंगा। हाँ देवगन जी, देखिए अशुभ शुभ को आप छोड़ दीजिए, आप एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को देखिए। अरे भाई, जो नासा की ऑब्जर्वेटरी 1950 से पहले नहीं थी, 1920 से पहले एडविन हबल के एक्सपेंडिंग। सर, किसने बोल दिया नासा की ऑब्जर्वेटरी 1950 से पहले नहीं थी? किसने बोल दिया आपको? और सन 1633 में गैलीलियो को आप फांसी दिया जा रहा था वेस्ट में इस बात के लिए कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ सही है। और सर, उन चीजों को छोड़ दीजिए, आप विज्ञान की बात कीजिए। ऐसे तो मैं हिंदू और बुद्ध और बुद्धिस्टों की बात करूंगा तो आप चुप हो जाएंगे उसमें। सर, वो चीज मत लेके आइए बीच में। इस पर तो कहीं कोई विवाद है? कितने बुद्धिस्ट टेम्पल को नष्ट किया गया हिंदुओं के द्वारा, उसमें मत आइए। आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए। मैं एक बात इनकी नॉलेज के लिए कहना चाहूंगी, आप नासा का वेबसाइट खोलिए और नासा ने ये बकायदा दिया है कि इंडिया के 2000 साल के ग्रहण सारे सही हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि असहिष्णुता है, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। सुन लीजिए सुधांशु जी, 20 सेकंड में खत्म कीजिए जल्दी से। कोई आपको मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हमारा वर्तमान वैदिक पंचांग वैदिक काल से एज इट इज चला आ रहा है, विक्रमादित्य के जमाने से अनकैलिब्रेटेड। सर, चेक करके देख लेना, आप 300 हमारे कैलेंडर में वहां पहले खड़े हुए थे चांद का जो। ठीक है, मैंने पंचांग पूरा देखा है मैम। मुकेश नायक जी ने कभी पंचांग पूरा पढ़ा मैंने। आप हम लोग ना उलझे। मुकेश नायक जी, क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं? डेट कुछ कहे ग्रहण की और पंचांग की डेट कुछ कहे। और देखिए पंचांग क्या है, वो ज्योतिष का पार्ट है और वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब के बयान को लेकर मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मुकेश नायक जी, क्या आपको लगता है कि गणेश जी के सूंड की जो बात होती है वो भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उस दौरान लगाई गई थी?
मुझे उम्मीद है कि मुझे आप 1 मिनट बोलने का अवसर देंगे। अभी वेदों में 4 चीजों की चर्चा करना चाहूंगा। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और छंद। शिक्षा के बारे में वेदों में कहा, शिक्षा चेतना एक भी है, चेतना अनेक भी है। एक से अनेक होना और अनेक से एक होना उसका स्वभाव है और इसका अध्ययन शिक्षा है। दूसरी, निरुक्त की बात कही। व्यक्ति के जीवन में पहले भीतर एक थॉट जन्म लेता है, क्रिया जन्म लेती है, बाहर उसका विस्तार होता है। जैसे धनुष बाण के ऊपर तीर रखो, पीछे 1 इंच खींचो तो आगे 100 फुट दूर तक जाता है। लेकिन जो प्रत्यंचा है, जितनी फाइन ट्यून्ड होगी, तीर की वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये निरुक्त है। पीछे की क्रिया निरुक्त है, आगे की क्रिया व्याकरण है। और जो चेतना है, बाहर निकलती हुई चेतना, उसने उसका अनंत क्षेत्रों में जो विभाजन है, उसने हवाई जहाज बनाया, उसने टेलीविजन बनाया, उसने कैमरा बनाया, उसने फर्नीचर, वो छंद है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद पूरी वैज्ञानिक चेतना के साथ है, वेद पूरा वैज्ञानिक है और वेद का संबंध चेतना से है। किसी कंकड़, पत्थर और लोहे से वेद का संबंध नहीं है। एक मंत्र पढ़ के कोई शक्तिपात करता है तो आगे का आदमी मूर्छित होकर गिर जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजनेताओं से नहीं बात कर रहा हूं, धर्म गुरुओं से बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक गुरुओं से बात कर रहा हूं। मजाक के अंदाज में बोल रहा हूं, इसको दिल पे मत लीजिए। वेद अध्यात्म नहीं है, वेद नॉलेज है। लेकिन मुकेश जी, गणेश जी वाली बात पे आते हैं। गणेश जी के सूंड के बारे में क्या आपका मानना है? ये डीआरडीओ का विषय नहीं है। मैं आई ऑब्जेक्ट, ये आज का विषय नहीं है। बालाजी, मुझे चर्चा अपने तरीके से आगे बढ़ाने दीजिए। जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है, जिसमें प्रकृति के नियमों के आधार पर पूरी चिकित्सा का वर्णन है, जो आयुर्वेद है, उसमें स्टाम सेल और जेनेटिक रिसर्च की चर्चा है, जेनेटिक साइंस की चर्चा है। अच्छा। आज पूरा का पूरा चिकित्सा विज्ञान आज जेनेटिक सेल के रिसर्च पर और स्टाम सेल के रिसर्च पर टिक गया है। और वेदों ने लाखों साल पहले ये बात की है, ये उसकी प्रामाणिकता है। पहली बात तो मुकेश जी को मैं बोल दूं, वेद लाखों साल पहले नहीं लिखे गए थे। ये कहने को बहुत अच्छा जुमला होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले। लाखों साल पहले तो किसी लैंग्वेज का जन्म भी नहीं हुआ था और हम लोग बंदरों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ वेदों में लिखा गया है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस चीज की, लेकिन वो चीज हम लोगों को क्यों नहीं पता चल रही है? हम लोग क्यों दोबारा से उसको नॉलेज डेवलप होती है। अब आप मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, इन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए देवन साहब, कंप्लीट कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर विज्ञान है, विज्ञान का मतलब ही होता है विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान। आप उस किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं, उससे जो आपको नॉलेज मिलती है उसको आप विज्ञान के रूप में मानते हैं। तो अगर आप विधि द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान ही नहीं अपने पास रख रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि सारे का सारा विज्ञान जो है लोगों को दोबारा सोचना पड़ा? और वो उसमें ज्यादातर जो विज्ञान है वो बाहर डेवलप हुआ हमारे यहाँ से। सारी रिसर्च आज अगर अमेरिका के पास ICBM है, हमसे ज्यादा वो। ये सवाल तो है सरोज बालाजी, इसका जवाब दीजिए, ऐसा क्यों है? इसका जवाब मैं ये बहुत ही इनका इसका जवाब मैं बहुत अच्छी तरह देना चाहूंगी। देखिए, ये बात मैं मानती हूं कि आज के युग में जो मल्टीपल मास स्केल पे प्रोडक्शन है, वो शायद वो फॉर्मूला कभी इन्वेंट नहीं किया गया था। ये मास स्केल की प्रोडक्शन नहीं थी। जो नॉलेज थी वो कुछ लोगों के, 2, 3, 4 लोगों के पास लिमिटेड होती थी और नॉलेज हमेशा डेवलपिंग होती है। आप कह रहे हैं कि वेद के बारे में हिंदुस्तान में सिर्फ 2-3 लोग जानते थे? नहीं, जिन्होंने कंपोज किया, जिन्होंने आगे पढ़ा, उसको नॉलेज हमेशा डेवलप की जाती है। एक ही दिन में एक आदमी हवाई जहाज नहीं बना लेता, कोई नहीं बना सकता। वो आइडिया कहीं से जुड़ता है, इधर से डेवलप होता है और होता है। और मैं एक बात बता दूं, जो आप बार बार उस पे आते हो, राइट ब्रदर्स ने 1903 में हवाई जहाज जरूर उड़ाया। आप डेक्कन हेराल्ड में ही चले जाइए, आपके अखबार ने भी ये न्यूज दी और अब उस टाइम के केसरी ने भी दी। 1895 में जो इंडिया में जो नहीं, अखबार की अब अखबार डिसाइड नहीं करेगा, 1895 जो इंडिया में मुंबई में महाराजा बड़ौदा की प्रेजेंस में, इतनी सारे लोगों की प्रेजेंस में जो हवाई जहाज उड़ाया गया, 1500 फीट नीचे गिरा और नीचे गिरा, जिसकी सारी डिटेल है, वो नॉलेज भी कहीं से लाया। एक मिनट, कल मैं टीवी देख रही थी, एक बच्चे ने हवाई जहाज बनाया, वो भी नॉलेज कहीं से लाया। सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरी कमेंट 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। कितने सालों में भारत के ये जो अरबों रुपए जाते हैं बाहर टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, वो खत्म हो जाएगा? हमारा सब कुछ वेद के जरिए हम इजाद कर लेंगे। कुछ डेडलाइन बताएंगे सर? 5 साल, 10 साल, 15 साल? लिंक होगा। एक वाक्य में कह के समाप्त करूंगा
अखिलेश जी, कि आज से 50-60 साल पहले यदि आप ये कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो क्या कहा जाता? कितने अवैज्ञानिक हो, इलॉजिकल हो, इरेशनल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर 50-60 साल में आपने रियलाइज किया कि पूरी अर्थ एक कॉस्मिक यूनिट है और इस पे यूनिफॉर्म प्रभाव होता है। अभी आगे आप रियलाइज करेंगे पूरा यूनिवर्स एक है, जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा गया है। इसलिए मैं कहूंगा धार्मिक अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक है वैज्ञानिक अंधविश्वास। चलिए लेकिन सर लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि सत्य और अर्ध सत्य में बहुत फर्क होता है, कहीं हम अंधविश्वास के चक्कर में ना फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।